दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। हरियाणा सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज ने किया अनाज मंडियों का दौरा। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा जिला कोर्ट परिसर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। इनेलो बसपा गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों ने की प्रेस वार्ता। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने की प्रेस वार्ता, कहा कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ही सिर्फ मान्यता प्राप्त संघ। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने एनएलओ और बसपा के गठबंधन पर की टिप्पणी। बलजीत नगर से 15 साल की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, परिजनों ने की पुलिस से कार्यवाही करने की मांग। आईवीएल पब्लिक स्कूल में चल रही 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ समापन। हरियाणा सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज ने पानीपत जिले की मंडियों का किया दौरा। कंबोज ने खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज से भरी गेहूं की बोरी की वजन की भी जांच की। वह आड़ती किसानों व मजदूरों को भरोसा दिलाया कि सरकार द्वारा किसी किस्म की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने मंडी में पहुंचकर किसानों व आड़तियों से मुलाकात कर उनसे मंडी में मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। मंत्री ने कहा कि इस बार मौसम खराब होने के कारण मंडियों में शुरुआत में गेहूं की आवक धीमी रही, लेकिन अब आवक में तेजी है। अब की बार मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा लेट जो है ना मंडियों में अराइवल हुई और जो ही मौसम खराब हुआ किसानों को भी इसकी चिंता होने लगी और जल्दी जल्दी किसान अपना गेहूँ निकाल करके मंडियों के अंदर लेकर के आ रहे हैं। और मैंने यहाँ सभी आड़तियों से पूछा कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई लिफ्टिंग की दिक्कत हो, कोई पेमेंट की दिक्कत हो, तो सब ने बताया कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन्होंने कहा मांग की है कि हमें 2 दिन जो है वो एफर्ट के करीब जो है हमें मिल जाए तो उससे हमारा काम बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। उससे थोड़ी बहुत अगर कहीं बाहर बनने की भी कोई समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी और माल भी जल्दी जल्दी लिफ्टिंग हो करके ये सारा का सारा गोडाउन में चला जाएगा। तो उसके लिए मैं आज बात करके और जो इनकी मांग है 2 दिन के एफर्ट की वो भी करवाऊँगा। और कुछ मांग पत्र भी मंडी की तरफ से लिख करके दिया है। इसमें चाहे 4 दीवारी की बात है या किसान रेस्ट हाउस की बात है, तो छोटी छोटी जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए मंडी में, सीवरेज की बात है, उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई करा करके उसको प्रोसेस में ला करके ताकि आने वाले समय में सुविधाएं यहाँ इस मंडी के अंदर मिले, तो इसके लिए प्रयास करें। परिवहन, आवास एवं कारागार मंत्री और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल पवार ने आज रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। कृष्ण पवार ने कहा कि भारत सरकार के यूथ एवं स्पोर्ट्स विभाग और भारतीय ओलंपिक संघ से केवल मात्र एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त संघ है। बाकी सभी संघों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी गई है, वे सभी गैर मान्यता संघ हैं। कृष्ण लाल पवार ने कहा कि भारत में केवल एक एफआई को ही अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ से मान्यता प्राप्त है। इसके अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत हैं। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त संघ खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं और गैर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएं लीग करवा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में है। हरियाणा राज्य कबड्डी संघ, जो कि गैर मान्यता प्राप्त संघ है, यह संघ खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहा है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा, जिसका मैं जनार्दन गहलोत जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मुझे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसमें मेरे पदाधिकारी मेरे आपके सामने बैठे हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त है, जिसकी जो अध्यक्ष हरियाणा इंडिया की डॉक्टर मुदल भदौरिया है। भारत सरकार की यूथ एंड स्पोर्ट्स विभाग एवं भारतीय ओलंपिक संघ से केवल मात्र एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त है। बाकी सभी जो संघ किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी गई है, ये सभी गैर मान्यता संघ हैं। भारत में केवल AKFI के ही अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ को मान्यता प्राप्त हुई है, जिसके अध्यक्ष जनार्दन गहलोत हैं। हरियाणा राज्य कबड्डी संघ
जो कि गैर मान्यता प्राप्त संघ है। ये संघ कोर्ट में भी अपना केस हार चुका है, हाई कोर्ट में गए थे, फिर भी खिलाड़ियों को आए दिन भ्रमित करते रहते हैं। इनेलो और बसपा के गठबंधन के बाद जिले में दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए गठबंधन किया है। इनेलो के जिलाध्यक्ष सुरेश काला ने कहा कि लुटेरा वर्ग ने कमेरा वर्ग के किसान और मजदूर को अलग अलग कर दिया था। वे इनेलो बसपा गठबंधन के बाद एक हुए हैं। यह मजबूत गठबंधन साबित होगा। प्रदेश में और देश में दो वर्ग हैं, एक कमेरा और एक लुटेरा। लुटेरा आजकल सरकार चला रहा है और कमेरों की इनकी खाई बांट रखी थी। उस खाई को दूर करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, बहन मायावती जी ने मिलकर एक समझौता किया है और इस लुटेरे वर्ग को इस देश से और प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेंगे। हाँ, हम दोनों पार्टियां मिलके जाएंगी और मिलके ही इकट्ठी मीटिंगें करेंगे और गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड सभी जगह इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठी रैलियां करेंगे। इकट्ठे मिलकर लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 90 की 90 सीटें विधानसभा की जीतेंगे और दलित की बेटी को प्रधानमंत्री और किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बसपा के जोन प्रभारी बलराज कंसल ने कहा कि इनेलो बसपा का गठबंधन राखी के बंधन की तरह है। यह सोच समझकर जनता के हित में लिया गया फैसला है। आज जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो समझौता हुआ है, आपस में कार्यकर्ताओं की इंट्रोडक्शन हो जाए, जिससे आगे की रणनीति बन सके और फील्ड में सभी लोग मिलकर के काम कर सकें। जिलाध्यक्ष तो अब पार्टियों के अलग अलग होते हैं, संगठन अलग अलग है। दोनों पार्टियों के पास संगठन है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल भी हरियाणा प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है और एक मजबूत पार्टी है। तो क्या मुद्दे लेके चलेंगे? हमारे मुद्दे जो हैं हरियाणा प्रदेश में, जो हमारा गरीब समाज है और हमारा किसान समाज है, व्यापारी समाज है, वो सब परेशान है आज, और इनकी परेशानी जो को हल करने के लिए इन दोनों संगठनों ने मिलजुल करके ये संगठन बनाया। इससे पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की अपनी अपनी पार्टी का पटका पहनाया। इस मौके पर ग्रामीण हल्का प्रधान कुलदीप राठी, जिला प्रेस प्रवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शेर सिंह खर्ब, उपाध्यक्ष फूलवती, मीनाक्षी वालिया, सुनीता सब्रवाल, दयानंद उर्लाना, एडवोकेट नरेश जैन, राजू नांदल, राजवीर मलिक मौजूद रहे। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भी टिप्पणी की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की जली हुई फसल पर उन्हें मुआवजा देगी। तो मैं भी दौरा करके आया हूँ। अब से पहले पिछले वर्ष में जो गेहूं की फसल नष्ट हुआ था और अब भी जली है, तो अब तक पॉलिसी में नहीं था कि कोई आगजनी से किसान की फसल जले उसको मुआवजा मिले। अतीत की सरकारों में अब तक मुआवजा से ओलावृष्टि से था, आग या बीमारी से था, अधिक वर्षा के कारण था, किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाती तो केवल 6,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलता था देश की सरकारों में। लेकिन माननीय मनोहर लाल सरकार ने उस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। और हमने जो पिछले वर्ष जो फसल चली तो मैंने कैबिनेट के अंदर मुद्दा उठाया था, बल्कि डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे व्हाट्सएप डिपार्टमेंट मेरा था, चिंता आपको बढ़िया माजी, मैं खुद होके आया हूँ काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस टाइम में दौरे में चल गया था। तो उसी टाइम कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान की जो बिजली के स्पार्किंग से किसी कारण से गेहूँ जलती है, हम उसको भी 12,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। आपकी पार्टी में कितना असर डालेगा? आपके लिए कुछ चैलेंज कुछ है अपने इलाके में? ना तो पार्टी के ऊपर तो असर डालेगा, ना कृष्ण को और बड़ा असर है। कुछ इनेलो के नेता कहते हैं भी हाथी चश्मा लगाकर चलेगा, और मैं कहता हूँ हाथी देखते हो ना प्रैक्टिकली, हाथी कहाँ नहीं रहता, चलता चश्मा तो टिक नहीं पाएगा, चश्मा लगा मिलिए ना, और जो आगे पड़ेगा तो पैरों में पड़ेगा, पैरों में पड़ेगा तो टूटेगा। तो कैसे वो उनका इनेलो के नेताओं के बयान देखने टीवी में कहते भी अब देखना, अब हाथी चश्मा लगा के चलेगा, झूम के चलेगा,
तो 1 सेकंड क्या हर 2 सेकंड बाद कहां नहीं लगता तो चश्मा तो टिक नहीं पाया खान क्या ठीक है ना। आपने पहले से जवाब सोच रहे थे में भी होता है बचपन इनालों का गठबंधन तो उस टाइम तो थे अपने इनालों मैं था 19 टाइम भी तो कहा नहीं मैं तो किसी ने ये बात कही तो बात का जवाब दे रहा हूँ मैं इनालो से कोई नहीं था, इनालो में था और लंबे समय तक इनालो में रहा। 1989 में हमारे नागरा अम्बाला से अमन कुमार नागरा MP भी बने थे। मैं 1998 की बात है, 1998 98 अमन कुमार नागरा बने थे, नए अलायंस में बने थे। मैं इस बात से नया था बता मैं इनालो में नहीं था, मैं तो लंबे समय से था। विकरांत में भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता। स्माइल फाउंडेशन द्वारा जिला कोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CGM मोहित अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शिविर में रेड क्रॉस ब्लड बैंक का सहयोग रहा और 130 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट सुनीता सिवाच ने कहा कि रक्तदान करके हम दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। हमारा शरीर कुछ दिन बाद दोबारा रक्त पूरा कर लेता है। CGM मोहित अग्रवाल ने सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्य की सराहना की। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लिटिगेंट हॉल में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है। इसमें स्माइल फाउंडेशन की तरफ से, जिला बार एसोसिएशन की तरफ से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से प्रयास किए गए थे इसको लगाने के लिए और इन प्रयासों से आज ये कैंप सफल होता दिख रहा है। जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो भी डोनेट कर पाए इजीली और आप देख रहे हैं कि बड़े उत्साह से, बड़े खुशी से वो यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ी खुशी है कि वो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमें भी खुशी है कि हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं ये कैंप लगा के। वार्ड नंबर 12 के बलजीत नगर इलाके से एक युवती 4 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई, जिसके चलते परिजनों का पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस इस मामले में सख्ताई से कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल यह मामला बलजीत नगर का है। रोता बिलखता यह परिवार अपनी लापता बेटी की तलाश के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है। 4 दिन पहले आधी रात को एक युवती घर से लापता हो जाती है और इस मामले के 4 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार पुलिस की लापरवाही पर आरोप लगा रहा है। युवती के पिता का कहना है कि देर रात वह उसकी पत्नी फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहे थे और खाना खाकर सो गई, लेकिन सुबह उठे तो उनको अपनी बेटी कमरे में नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने युवती की हर जगह तलाश की। जब युवती का कोई सुराग नहीं लगा तो लापता होने की खबर पुलिस में दी गई। 17 तारीख को रात में 12 बजे के बाद हम लोग काम पे से आके खाना पीना खा के सोए। हमारे बच्चे ये कमरे में सो रहे थे सर, मैं वो कमरे में सो रहा था। रात को हमारी बच्ची गायब हो गई, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं हुआ सर। अब कब गई है, किससे कैसे हाल में गई है, किसके साथ गई है, हमको कुछ जानकारी नहीं है इस बात के सर। किसी से बात भी करती थी? वो बात करती थी सर, लेकिन फैक्ट्री में जहाँ हम काम करते थे, जहाँ हमारी पत्नी काम करती थी, हमारी बेटी करती थी, वहाँ जिस लड़के से बात करती थी वो लड़का को हमने समझाया बुझाया कि बेटा हम गरीब आदमी हैं, परदेसी आदमी हैं, इज्जत से कमाने खाने आए हैं, हमको बदनाम मत करो, हमको सुखी से रहने दो। वो लड़का हमारे हाथ गोड़ पे गिर के वो कहा कि अंकल हम अब से गलती नहीं करेंगे। वो लड़का अब फिर उसके बाद भी हमारी लड़की किसी से बात करती थी, कई बार मैंने हम पकड़े, चाहे हमारी पत्नी पकड़ी तो हम तू किससे बात कर रही है बेटी बोल, तो यही बात बोलती थी कि हम उसी लड़के से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी लड़की हमसे झूठ बोली, वो बात किसी और से करती थी सर। इस बात को हमको थोड़ा भी मालूम नहीं हुआ कि वो किससे बात करती थी। अब वो कैसे गई, कब गई, वो रात को हमको कुछ नहीं मालूम। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले तो सर यही कहते हैं कि ये आएगा, कोई नंबर दे रखे हैं अपना, जो नंबर से हमारी लड़की बात करती थी। पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि वो नंबर के कॉल आने के बाद ही हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे हम किसी को नहीं कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ। घर पे हो गए नहीं गए, खाना वाना दुकान जहाँ भी काम करते थे? कहीं नहीं गए सर, फैक्ट्री में भी काम करने नहीं गए, ना हमारी पत्नी गई, ना हमारे घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है सर। सुबह से हमारी बेटी के मति बुद्धि में क्या आया, कैसे चली गई, क्यों चली गई अपने माँ बाप को छोड़ के, हम लोग का क्या गलती हुआ, क्या गुनाह किए उसका, इतने लाल प्यार से पाल पोस के बड़ा किए, उसके शादी के लिए एक पैसा जोड़ के सर उसके लिए हम लोग गाना गिटो बना रहे थे कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, कि हमारी बेटी कैसे चल गई, किसके बहकावे में चल गई, हम लोग को कुछ पता नहीं हुआ सर।
पुलिस वाले सर यही बोल रहे हैं कि वो नंबर आने के बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, वो कहे कि अपना जाओ काम वाम करो, खाओ पियो, आराम से काम करो, जो भी नंबर आ जाएगा हम आपको बुला लेंगे। वो दिन तो सुते बैठे, शाम के खाना पीना बनाई, माजे धोए, शाम के नहाई भी है, सुते बैठे। अब अचानक रात में अब कब गायब भई, कब गए, इस सब के हमें तनको मालूम ना है। और जो लड़का से जो कांटेक्ट था तो वो 2 दिन उसे थाने में भी बंद करे, वो लड़का के छोड़ भी दिए, कहीं नहीं से कहीं कि वो लड़का की जरूरत भी पड़ेगा तो गारंटी के साथ छोड़े, उसे पकड़ के भी ले आएंगे। अब क्या करे, घर में जब एक चली गई है, इसी की वजह से नहीं बना, खा रहे हैं खाना भी न बच्चे पढ़ने जाते, न मैं काम पर जाते, न मैं घर। पड़ोसियों ने भी पुलिस की ढीली कार्रवाई पर आरोप लगाए हैं। जो अगर मान ले बड़े आदमी की होती तो 12 घंटे के अंदर, जो मैं 24 घंटे के अंदर कहता हूँ, तो 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती। ये गरीब आदमी है और बाहर से आया हुआ परिवार है, यहाँ मान ले फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ये लोग अपना पेट गुजारी करते हैं बच्चों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले की अगर कोई और बड़े अधिकारी की होती या बड़े लेवल पे कोई भी मान लो फैक्ट्री वालों से या कुछ भी उनकी लड़कियां होती तो आज तो 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। आज 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने कोई भी डिस्पेंस नहीं लिया है और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि 4 नंबर दिए थे इन लोगों ने, वो ट्रेसिंग पे लगा दिए। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर वो नंबर ट्रेसिंग पे भी लगते हैं तो वो उनकी कार्रवाई हो जाती है, वो उनकी जो मान ले आईडी है वो निकल आती है। आज 4 दिन हो गए ना, तो वो नंबर की आईडी आई है, 1 नंबर की आईडी आई थी, वो भी वो साहब ने अपने मोबाइल से निकाल ली थी, जो कि वो शिवागढ़ी का पाया गया है वो नंबर, और ना तो वो उसको उठाया है। एक लड़के को उठाया था इन्होंने, 1 दिन रखा भी था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है वो लड़का। या तो हमारे गली के अंदर, परचून की दुकान के अंदर कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर पुलिस अपनी चाहे तो, अगर खोजना चाहे तो वो सीसीटीवी कैमरे खंगाले आके, कुछ मदद ले पड़ोसियों की भी, जितने कमरे बने हैं इनसे भी थोड़ी बहुत ही पूछताछ करी जाए कि लड़की कहाँ बैठती है, क्या काम करती है। तो मेरा तो यही है संस्था की तरफ से, मैं तो इनकी बिल्कुल जहां अगर मान ली अगर ये इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं पूरे लेवल पे ले जाऊंगा इसको, ये इस कार्रवाई को पूरी लेवल पे ले जाऊंगा, बड़े अधिकारी को मिलूंगा तो इनकी मदद कराऊंगा। वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और परिवार वालों द्वारा दिए गए नंबर की कॉल डिटेल्स निकालकर नंबरों की आईडी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। आज हमारे पास 18 तारीख को उसके पिताजी राजकुमार आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी लड़की 17-18 साल की है, हिंदू, जो कि रात को चली गई है कहीं बिना बताए, और उसके आते ही हमने FIR दर्ज कर दी थी। उसकी जो उन्होंने नंबर बताए थे उन पर कॉल डिटेल निकलवाई है, एक की कॉल डिटेल आई है, औरों की अभी आनी बकाया है, और उनके CT केबल पे भी निकलवा दिया है, और सारों को उसके भरसक प्रयत्न करे जा रहे हैं उसको ढूंढने के। जिस पे शक जताया था उसको आया, जिस पे उन्होंने बताया था उसको बुलाया था, उसे पूछताछ की गई और उसकी अभी इंक्वायरी चालू है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे खुद से पूछा था बताओ भाई इसके बारे में आपने, उन्होंने खुद ने कहा था जी हमारा भी इस पर कोई शक नहीं है। इन्होंने आपने पूरी पूछताछ उससे कर लिया, उनके सामने ही पूछताछ की थी, उनके सामने ही बताया उन्होंने भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो 6 साल पहले फैक्ट्री में काम करते थे, अब ये हमारे फैक्ट्री में कोई काम नहीं करते, 6 महीने पहले। CCTV भी लगे हुए हैं वहाँ पे, चेक किया आपने? हाँ, उसमें की है, ऐसा कुछ कहीं मिला नहीं है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं मिला है। रात को 2 बजे से कह गई है, हमने उस CCTV कैमरे में आसपास कहीं कुछ नहीं मिला। बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा मां बगलामुखी कथा ज्ञान का आयोजन कलश यात्रा द्वारा निकालकर किया गया। मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा आयोजित मां बगलामुखी प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मां बगलामुखी कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया।
मंदिर संचालक पंडित अक्षय मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर से कलश यात्रा निकाल कर की गई, जिसमें 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं कथा के अंतिम दिन कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज कलश यात्रा निकली है और उसके उपरांत कल से 21, 22, 23 3 दिन की कथा बगलामुखी कथा होगी, जिसमें महाराज जी परम पूज्य महाराज जी दयानंद सरस्वती जी 1008 स्वामी, इन्होंने इनके मुखारविंद से 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बगलामुखी कथा का आप श्रवण करेंगे। और 23 तारीख को माँ का रुद्राभिषेक, 56 भोग और भंडारा इसी महाराज जी आशीर्वाद इसके द्वारा संपन्न होगा। आईबीएल पब्लिक स्कूल में चल रही 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें खेल में विजय सदनो कोगीता राठी द्वारा सम्मानित किया गया। नीटू 4 द्वारा आईबीएल पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय टेबल टेनिस गेम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर सुभाष सदन व दूसरे स्थान पर गांधी सदन विजय रहा। लड़कियों में नेहरू सदन विजय रही तथा दूसरे स्थान पर गांधी सदन ने बाजी मारी और सर्वश्रेष्ठ सदन नेहरू सदन रहा। स्कूल प्रिंसिपल गीता राठी का कहना है कि खेलों से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा के साथ साथ हमें खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। आज आईबीएल पब्लिक स्कूल में टेबल टेनिस मैच का फाइनल था, दोनों ही कैटेगरी में, बॉयज एंड गर्ल्स। पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ ये मैच चल रहे थे, तो उसमें आज जो रिजल्ट्स रहे हैं वो इस तरह से रहे हैं कि गर्ल्स का जो हाउस नेहरू हाउस विनर रहा है, बॉयज सुभाष हाउस विनर रहा है और ओवरऑल कैटेगरी और मार्क्स को मिलाकर गांधी हाउस विनर रहा है। हमारे स्कूल का एक मोटिव एजुकेशन बुकिश नॉलेज के साथ साथ ये है कि बच्चे गेम्स को एज अ प्रोफेशन भी अपनाएं। तो स्कूलिंग जो होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप किए जाते हैं। अगर यहीं से बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो धीरे धीरे स्किल्स भी आने लगती हैं। तो मेन पर्पस बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने का है। तो मैंने जो क्लासेस में बैठी थी वहाँ पर उन बच्चों को देखा कितना ज़्यादा इन्वॉल्व और कंसर्न फील कर रहे थे अपने हाउसेस से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनमें लीडरशिप क्वालिटी, कमिटमेंट वो सब पैदा करती हैं। और खिलाड़ियों में तो मनोबल वैसे भी काफ़ी ऊंचा था क्योंकि आज फाइनल था। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।